हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि नाम लिखा हुआ है यहाँ पर देखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी का मतलब हो गया इक्वल, पोटेंशियल वाला सरफेस। तो एक ऐसा सरफेस जहां पर हर एक जगह पोटेंशियल इक्वल होगा, वैसे सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। समझते हैं एक एग्जांपल से। देखना, यहां पर मैं एक पॉइंट चार्ज बना दिया Q, और इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर, ये r डिस्टेंस पर मैं एक स्फीयर को ड्रॉ करता हूं। देखना, एक स्फीयर बना है। अब अगर मेरे से यहां पर कोई पूछता है कि बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा यहां का, तो यहां का पोटेंशियल कैसे लिखूंगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां चार्ज क्या है? Q, और डिस्टेंस कितना है? r। तो ये यहां का पोटेंशियल आएगा। अब मेरे से कोई पूछता है कि बताओ यहां का पोटेंशियल कितना होगा, तो देखना यहां से यहां तक ये भी तो एक रेडियस ही होगा। तो अगर यहां का मैं पोटेंशियल लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? देखना, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक। अब वैसे ही अगर मेरे से कोई एक और भी पोटेंशियल पूछ दिया कि बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो देखना मैं फिर से यहां तक जाऊंगा, ये फिर से एक रेडियस ही होगा R। अगर मैं यहां का पोटेंशियल निकालूंगा तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो अब हम लोग देख सकते हैं यहां पर ये एक ऐसा सरफेस है जहां हर पॉइंट पर, देखना ये पॉइंट और ये पॉइंट, सारे पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल है। वैसे अगर हम लोग इस पॉइंट पर भी निकालेंगे, इस पॉइंट पर निकालेंगे, इस पॉइंट पर निकालेंगे, तो हर जगह का पोटेंशियल इक्वल निकलने वाला है, क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, रेडियस हुआ। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? ये जो मैं स्फीयर को ड्रॉ किया था, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ, क्योंकि इसके सारे पॉइंट को देखना, इस सरफेस में जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं सबका पोटेंशियल इक्वल है। तो इसको मैं मान लेता हूं कि ये पोटेंशियल V1 है। ठीक है, तो अगर V1 का वैल्यू ये है तो ये भी पोटेंशियल V1 के बराबर ही दिख रहा है। ठीक है, और ये वाला भी पोटेंशियल V1 के बराबर दिख रहा है। तो ये पूरे सरफेस का पोटेंशियल क्या हुआ? V1 V1 V1, हर जगह V1 है यहाँ पर, तो यहाँ का पोटेंशियल इक्वल है। तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक और हम लोग समझते हैं। देखना, एक और, इसको पहले यहां तक आप लोग इसको लिख लो, ये डायग्राम को बना लो। इसको मैं मिटा करके एक और बनाने वाला हूं। ठीक है, तो देखना, अगर मैं इसको एक और ड्रॉ करता हूं, अभी हम लोग r डिस्टेंस पे ड्रॉ किए थे, अब मैं 2r डिस्टेंस पे ड्रॉ करने वाला हूं। तो देखना, ये मेरा पॉइंट चार्ज था, एक स्फीयर बनाए थे r डिस्टेंस पर। अब मैं एक और स्फीयर बनाने वाला हूं 2r डिस्टेंस पर। देखना, ये वाला स्फीयर। तो अगर मैं यहाँ 2r डिस्टेंस पर स्फीयर बनाता हूं, तो अगर मेरे से कोई पूछता है कि यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, तो मैं क्या लिखूंगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज है Q, और कहां पर निकाल रहे हैं? इस पॉइंट पर। ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है? ये वाला डिस्टेंस है 2r, तो इसलिए यहां लिखूंगा Q अपॉन 2r। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं। अगर मेरे से कोई पूछा यहां पर बताओ, इस वाले पॉइंट पर बताओ, तो फिर से ये रेडियस तो 2r होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2r। तो देखना, फिर से पोटेंशियल तो बराबर हो गया। अभी हम लोग सरफेस जो पहला वाला बनाए थे, ये वाला, इसमें हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या था? V1, जो हम लोग अभी निकाले थे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये सारे पॉइंट का पोटेंशियल है V1। अब अगर मैं सरफेस 2 को देख रहा हूँ, ये वाले स्फीयर को, जिसका रेडियस 2r है, तो इसका पोटेंशियल देखना, यहाँ 2r है, यहाँ पर भी 2r है, तो ये वाले आपस में इक्वल हुए। मान लेता हूँ ये पोटेंशियल V2 है, तो ये भी V2 के बराबर होगा। और इस सरफेस में जो ये 2r वाला रेडियस दिख रहा है यहाँ पर, हर जगह पोटेंशियल V2 के बराबर ही निकलने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छे से देखना, जो पहला सरफेस है, पहला जो सरफेस था, ये हर एक पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल V1 है। और लेकिन सरफेस नंबर 2 है, वहां पर देखना, हर एक पॉइंट को अगर अपन कंसीडर करेंगे तो वहां का पोटेंशियल क्या दिख रहा है? V2 दिख रहा है। तो दो अलग अलग सरफेस यहाँ जरूर है, लेकिन वो सरफेस का पोटेंशियल इक्वल है। इस सरफेस का V1 और इस सरफेस का V2, तो ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस हुए। ठीक है, तो ये वाला भी डायग्राम आप लोग नोट कर लो। इसके बाद अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। देखना, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलता है, समझते हैं हम लोग। अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर, और मैं यहाँ पर एक नाम लिख दिया पॉइंट का B पॉइंट, और यहाँ पर पॉइंट लिख दिया A पॉइंट। अगर एक टेस्ट चार्ज यहाँ Q0 रखा हूं B पॉइंट के पास, और अगर इस टेस्ट चार्ज को मेरे को पॉइंट A में रखना है, तो मेरे को यहाँ पर वर्क करना पड़ता है। कहां से वर्क करेंगे? B से A तक। तो अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है,
ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होने पर क्या होगा, ये जो वर्क होगा 0 के बराबर हो जाता है। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे, इसका प्रूफ अभी समझते हैं। देखना, ये मैं लिखा WBA अपॉन Q0, ये होता है VAB। ठीक है, पोटेंशियल फाइनली ए पर मिलेगा AB, ये तो हम लोग बहुत बार लिखे भी हैं। तो देखना, अगर इसके आगे मैं सॉल्व करूंगा, ये हो गया WBA अपॉन Q0 इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB। अब अपने को क्या पता है कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मींस इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ VA और VB दोनों आपस में क्या है, इक्वल होंगे। तो दोनों आपस में अगर ये इक्वल होंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, देखना, WBA अपॉन Q0 इक्वल टू 0 सिंस VA इक्वल टू VB। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि अगर ये 0 हो गया तो वर्क कितना आ रहा है, WBA इक्वल टू 0। तो वर्क डन, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वहां पर वर्क डन 0 होता है। ठीक, तो ये हुआ प्रॉपर्टी नंबर 1। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 को देखते हैं। इसमें क्या होता है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे यहां दिख रहा है, एक सरफेस जो V1 वाला पोटेंशियल था, एक दूसरा जो V2 वाला पोटेंशियल था, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ऐसा क्यों, तो समझते हैं। देखना, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में बनाया, यहां पर मान लेता हूं इसका पोटेंशियल है 6 वोल्ट। ठीक है, और दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस में बनाया, यहां पर इसका पोटेंशियल मान लेते हैं 4 वोल्ट है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ते जाता है तो पोटेंशियल घटता है। ठीक है, यहाँ देखना 2R वाला डिस्टेंस था, तो इसलिए जितना आगे अगर हम लोग बढ़ते जाएंगे पोटेंशियल घटते जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, हम लोग एग्जांपल में समझते हैं। देखना, 6 वोल्ट 4 वोल्ट, अगर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो क्या होता है। देखना, अगर ये दोनों को मैं आपस में इंटरसेक्ट करा देता तो देखना, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो एक 4 वोल्ट वाला था, एक 6 वोल्ट का था। तो यहां पर मेरे को क्या पोटेंशियल मिलेगा, यहां तो दोनों पोटेंशियल अवेलेबल हो गया, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट दोनों आ गया, जो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। एक टाइम पर एक ही पोटेंशियल वैलिड है, तो इस पॉइंट का 2 पोटेंशियल आ गया जो कि वैलिड नहीं है। तो इसका रीजन क्या होता है कि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वहां हम लोगों को 2 वैल्यू मिलेगा पोटेंशियल का, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। एट अ टाइम एक ही पोटेंशियल का वैल्यू मिलना चाहिए हम लोगों को। तो देखना, ये जो था ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ चुका था बोर्ड एग्जाम में, और ये जो है ये 2 मार्क्स में आ चुका था प्रूव करने को बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान देना। तो इसको आप लोग पहले नोट कर लो, इसके बाद आगे का प्रॉपर्टी देखते हैं। इसके बाद ये प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर पास होता है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे तो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ऐसा हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़े भी थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी में। वहां पर ऐसा था कि अगर एक कंडक्टर होगा तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो अब यहां पर क्या है कि अगर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर ही निकलने वाला है। तो देखना, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज बनाया Q, और अभी हम लोग ड्रॉ भी किए थे इक्विपोटेंशियल सरफेस, कुछ स्पेयर बनाए थे हम लोग, तो ये फिर से मैं वही स्पेयर को बना दिया। अब ये प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हमेशा आउटवर्ड निकलने वाला है E। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, ये देखना इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर निकलेगा। अगर इधर निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये वाला देखना यहाँ पर भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलता है ऐसा। अब हम लोग देखते हैं मैथमेटिकल प्रूफ ऐसा। ठीक है, तो देखना, इसमें अगर मैं मान लेता हूं स्मॉल वर्क डन है, तो स्मॉल वर्क डन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ऐसा हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखना, dw इक्वल टू एफ dx cos थीटा, ये हो गया। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है अगर, तो यहां का वर्क कितना होता है, अभी प्रॉपर्टी नंबर 1 में हम लोग पढ़ भी रहे थे, 0 होता है। तो देखना, dw की जगह में 0 पुट कर दिया। तो आगे सॉल्व करते हैं, ये हो गया f dx cos थीटा। अब हम लोग चैप्टर नंबर 1 में ऐसा भी पढ़े थे कि E जो होता है वो F अपॉन क्यू नॉट होता है। तो यहां से अगर मैं फोर्स निकालूंगा तो क्या निकलेगा, E क्यू नॉट। ये चैप्टर नंबर 1 में ऐसा पढ़े थे, तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ F की जगह। तो देखना, 0 इक्वल टू E क्यू नॉट dx cos थीटा। अब अच्छे से देखना इस वाले इक्वेशन को, क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है क्या, तो आंसर है बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर प्लस चार्ज है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होना ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो तो नहीं हो सकता। क्या टेस्ट चार्ज यहाँ जीरो होगा? तो टेस्ट चार्ज जीरो कभी नहीं होने वाला, ठीक है। क्या यहाँ का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं होगा। कैसे? देखना, अगर मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को रख दूंगा क्यू नॉट को, तो ये प्लस वाला चार्ज क्या करेगा? इसको इस तरफ डिस्प्लेस करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही हमेशा, तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं हो सकता। तो देखना, ये जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, तो एक आखिरी फैक्टर क्या बच रहा है? कॉस थीटा, वो जीरो के बराबर हो सकता है। कब? तो देखना, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। अब ऐसा कैसे? देखना, कॉस जीरो कब आता है? तो आंसर है 90 डिग्री में आता है, तो इसके आगे का यहां लिखता हूं। देखना, ये कॉस थीटा अपनी जगह है, जीरो की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 जीरो होता है। देखना, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो ये हुआ प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। इसके बाद देखना, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलता है? ये तो बड़ा आसान सा भी है, ऐसा हम लोग जान भी रहे हैं कि अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ का पोटेंशियल में अगर VA लिख दिया और यहाँ का पोटेंशियल VB लिख दिया। अब हम लोग से कोई पूछा कि बताओ यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो अगर मेरे से ऐसा लिखा होगा, देखना VA माइनस VB मेरे से कोई पूछ रहा है कितना है, तो अपने को पता होगा कि अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो ही ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, तो ये दोनों को जब अपन माइनस कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? जीरो। तो यही लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक। अब देखना, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज्ड इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत पास पास होंगे, डिस्टेंस वहां कम होगा। कैसे पता चलता है? देखना, इसे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग एक रिलेशन डिराइव किए थे, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr है, dr डिस्टेंस हुआ या डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा होगा, वहां का डिस्टेंस कम होगा। तो डिस्टेंस कम होगा का मतलब वो बहुत पास पास होंगे, क्लोज होंगे। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज होता है कहां? जहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और दूर होगा कहां? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वीक का मतलब कम, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो डिस्टेंस घट जाएगा। यही लिखा हुआ है यहाँ पर। ये प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये भी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी और जितने भी प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़े हैं, नेक्स्ट लेक्चर में उसको यूज करके हम लोग कुछ सरफेस ड्रॉ करने वाले हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ड्रॉ करने को आता है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।